नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया, वहीं आर्मी के 3 जवान शहीद हो गए। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा इलाके में आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स के होने की खबर मिली, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और कांटेक्ट में आते ही इनकाउंटर शुरू हुआ। इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया और 3 आर्मी के जवान शहीद हुए, वहीं 5 और जवान जख्मी हुए, जिनका इलाज आर्मी के बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। ये मिलिटेंट लश्कर तोयबा से ताल्लुक रखता था, वहीं पाकिस्तान का रहने वाला था। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से की जा रही एक और साजिश को नाकाम करते हुए बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से आ रही एक और टनल का खुलासा किया है। कल दोपहर को बॉर्डर पर गश्त के दौरान बीएसएफ को ये टनल मिली है। बीएसएफ के मुताबिक इस टनल की लंबाई 20 मीटर है, जबकि अंदर से चौड़ाई और लंबाई 2.5 फीट है। पाकिस्तान की तरफ लगी घास की आड़ में टनल बनाने की कोशिश की गई है। जहां से टनल मिली है वह 0 लाइन का इलाका है और वहां से हमारी फेंसिंग की दूरी 300 मीटर है। अगर 2016-17 की बात करें तो ये तीसरी ऐसी टनल है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ के मकसद से बनाई जा रही थी। अगर बीते कुछ सालों की बात करें तो बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकी नए तरीके अपनाकर घुसपैठ की कोशिशें करने में लगे हुए हैं, लेकिन बीएसएफ के हमारे जवानों ने उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ में लगी शशिकला को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई है। ये मामला करीब 21 साल पुराना है, जब जयललिता के खिलाफ आय से 66 करोड़ रुपए की ज्यादा की संपत्ति का केस दर्ज हुआ था। इस केस में जयललिता के साथ शशिकला और उनके बाकी 2 रिश्तेदारों को भी आरोपी बनाया था। शशिकला के खिलाफ ये मामला निचली अदालत से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इससे पहले हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ रखे गए सबूत पर्याप्त हैं। चूंकि जयललिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ मामला खत्म किया जाता है, लेकिन बाकी तीनों दोषियों के लिए निचली अदालत का फैसला पूरी तरीके से लागू होगा। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज होने का शशिकला का जहां सपना टूट गया, वहीं इस फैसले के बाद उनका एक राजनीतिक वनवास भी शुरू हो गया। अगले 10 साल तक वो ना तो चुनाव लड़ पाएंगी और न ही किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण कर पाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एसेट्स केस में हिस्टोरिक वर्डिक्ट सुनाया है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस अमिताभ रॉय ने शशिकला, इलावरसी और सुधाकरन को दोषी ठहराया है और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला ने कुआतूर में तुरंत विधायक दल की बैठक बुलाकर एड़ापाड़ी पळनिसामी को लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी चुन लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक शशिकला, इलावरसी और सुधाकरन को कल तक सरेंडर होना होगा। शशिकला आज कुआतूर में है और हजारों की संख्या में पुलिस तैनात है। फिलहाल अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुआतूर में सेक्शन 144 लगाया गया है। एमजीआर, जयललिता, शशिकला, पन्नीरसेल्वम के बाद देखना होगा कि क्या एड़ापाड़ी पळनिसामी को एमएलए और लोग समर्थन देंगे या नहीं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ओ पन्नीरसेल्वम और एआईडीएमके के शशिकला कैंप के लीडर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी एड़ापाड़ी पळनिसामी दोनों ही मेजॉरिटी क्लेम कर रहे हैं, मगर देखना यह होगा कि कौन फ्लोर टेस्ट के समय मेजॉरिटी प्रूव कर पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। आज कानपुर की एक चुनावी जनसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये साफ कर दिया कि बीएसपी किसी भी कीमत पर ना तो बीजेपी से समर्थन लेगी और ना ही उसे समर्थन देगी। आज कानपुर की रैली में मायावती ने कहा कि पहले चरण में बीएसपी के लिए झमाझम वोट पड़े हैं, जिससे घबराकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी है कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन ये संभव नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि हमें विपक्ष में बैठना मंजूर है, लेकिन सरकार बनाने के लिए बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टियों का समर्थन नहीं लेंगे। मायावती ने कहा कि बीजेपी संघ के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, लिहाजा सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, कानपुर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बोला हमला।
जेटली ने गठबंधन को बताया अवसरवाद का नतीजा। पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का दावा करने वाले अरुण जेटली ने कहा कि एसपी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। लोहिया समेत तमाम दूसरे समाजवादी नेताओं का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि सभी पुराने समाजवादियों ने कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया था। अखिलेश के विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए जेटली ने कहा कि आधे अधूरे एक्सप्रेसवे के जरिए विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, जबकि हमने हर साल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मई 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने किसी भी उद्योगपति का कोई भी कर्जा माफ नहीं किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण कल 67 सीटों पे होगा मतदान। इसके साथ ही उत्तराखंड के कुल 69 सीटों पे कल मतदान होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी पुख्ता कर ली है। मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर, सहारनपुर, बिजनौर और बदायूं में मतदान होना है। कुल 720 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी कल मतदान होगा। प्रदेश की 69 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। प्रदेश की कुल 70 सीटों में एक कर्णप्रयाग सीट पर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी की मृत्यु के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने भी पूरी कमर कस ली है ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई और अपने काम का जमकर बखान किया, तो दिल्ली बीजेपी ने राजपथ पर निकाला मार्च और सरकार के काम पर कई सवाल उठाए। दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर काम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सरकार ने अपनी उपलब्धियों का जमकर बखान भी किया और दूसरी ओर विपक्ष में बैठी बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर कई सवाल दागे और आशा किरण होम में हुई 11 मौतों को मुद्दा बनाकर राजपथ पर मार्च निकाला। बीजेपी की तरह कांग्रेस और कभी केजरीवाल के साथी रहे योगेंद्र यादव ने भी आपकी सरकार की उपलब्धियों पर कई सवालिया निशान खड़े किए। 2 साल के काम का बखान कर अपनी ही पीठ थपथपाने वाली दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री का कहना है कि वो अगले 1 साल में दिल्ली वालों से किया फ्री वाईफाई का वादा पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या रंजन राउतरे के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। बिहार में महागठबंधन की सरकार ने शराबबंदी कानून लागू किया है, मगर आश्चर्य ये कि आज आरजेडी के विधायक के बड़े भाई को ही देसी शराब बनाते गिरफ्तार किया गया। बिहार के नवादा जिले के रजौली थाना के ठीक पास में आरजेडी विधायक प्रकाश वीर के आवास से विधायक के बड़े भाई की गिरफ्तारी हुई। दरअसल उसके बगल के आवास में ही विधायक के बड़े भाई पहलवान चौधरी देसी शराब की भट्टी चलाया करते थे। करीब पिछले 10 महीने से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। फिलहाल मामले की जांच शुरू हो गई है। विधायक के भाई को जेल भेजने की तैयारी हो रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार जवाब ढूंढने में जुट गई है। गिरफ्तारी के वक्त शायद अधिकारियों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो सत्तारूढ़ दल के ही विधायक के भाई की गिरफ्तारी कर रहे हैं और अब अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर पसोपेश में हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है और सरकार कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। यूपी के संत कबीर नगर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा एक एम्बुलेंस के ट्रक से टकरा जाने की वजह से हुआ है। संत कबीर नगर के चुरेब इलाके में नेशनल हाईवे 28 पर एक अस्पताल की एम्बुलेंस लखनऊ की तरफ जा रही थी, तभी अचानक चुरेब के पास सड़क पर खड़े एक ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार ड्राइवर और कंपाउंडर समेत 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। खबर मिलते ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और गाड़ी को काटकर शवों को निकाला जा सका। इस हादसे के बाद हुए जख्मी लोगों को पासी के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं मृतकों के घर वालों को भी सूचना दे दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ शीरीन, न्यूज नेशन। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो युवाओं और नाबालिग बच्चों को नशे का आदी बनाता था। पुलिस ने इस गिरोह के चंगुल से 13 लोगों को रेस्क्यू कराया है, जिनमें से 3 नाबालिग भी शामिल हैं। नाबालिग बच्चों और युवाओं के बीच नशे का ये कारोबार दिल्ली के शाहदरा जिले में चल रहा था। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, छापेमारी कर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके 2 साथी अभी भी फरार हैं। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के बरेली से ऑपरेट होने वाले एक गिरोह की मदद से नाबालिगों और बड़ों को नशे की लत लगाई जा रही थी। पुलिस ने इस गिरोह के कब्जे से 7 लाख का ड्रग्स बरामद किया है।
और 3 नाबालिगों सहित 13 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। पुलिस ने इलाज के लिए रेस्क्यू कराए गए लोगों को रिहैब सेंटर भेज दिया है। ये गिरोह अपने शिकार को इस हद तक नशे का आदी बनाता था कि ड्रग्स के लिए लोग अपराध तक कर डालते थे। फिलहाल पुलिस को सिर्फ एक गिरोह के बारे में पता चला है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि दिल्ली में ऐसे और भी गैंग्स सक्रिय हो सकते हैं, जिन्हें तलाश करने की कोशिश जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ITC बेंगलुरु में शुरू हुआ 5 दिवसीय एरो इंडिया शो। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2017 का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने बेंगलुरु के यलहंका एयरबेस पर किया। इस एरो शो में 50 देशों की 500 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। तेजस, सूर्य किरण, रफाल और ग्रिपिन जैसे विमानों ने अपने हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने भी पहली बार एरो शो में हिस्सा लिया। वहीं एरो इंडिया शो के इतिहास में पहली बार चीनी सेना के एक दल ने भी हिस्सा लिया। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तेजस, सुखोई और राफाल जैसे लड़ाकू विमानों की गर्जना से भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराया। साथ ही वायुसेना ने ये भी जता दिया कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार है। भारतीय वायुसेना के जवानों ने बेंगलुरु के यलहंका एयरबेस पर एक से बढ़कर एक ऐसे हैरतअंगेज कारनामे दिखाए कि देखने वाले देखते ही रह गए। तेजस, सुखोई और राफाल जैसे लड़ाकू विमानों ने आसमान का सीना चीरते हुए ऐसे हैरतअंगेज कारनामे दिखाए जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास हो जाता है। इस बार के एरो इंडिया में मेक इन इंडिया को तरजीह दी गई। इसके अलावा एयर सर्विलांस सिस्टम को भी पहली बार भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। 14 फरवरी से 18 फरवरी तक चलने वाले एरो इंडिया 2017 में मेक इन इंडिया की धूम रही। मेक इन इंडिया के माध्यम से ही सरकार भारतीय सेना की ताकत में लगातार इजाफा करना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ बेंगलुरु से रविकांत राय, न्यूज़ नेशन।